रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। संडे का दिन और मौका है आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवाने का। हम अपने शो में संडे के खास तौर पे डिसेबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं। ज्यादातर जो हमारे शोज होते हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड्स के साथ होते हैं या उनके मसलों को लेके होते हैं। बीच बीच में हम दूसरी डिसेबिलिटीज को भी कवर करते हैं, उनके इश्यूज से भी आपको अवेयर करवाते हैं। उसी कड़ी में आज जो हमारी गेस्ट हैं वो है अंजलि व्यास जी, जो महाराष्ट्र से हैं और पेशेंट एडवोकेट है ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन लगभग 3 दशकों से ज्यादा इन पेशेंट्स के लिए काम कर रही है। हम जानेंगे इस शो में कि ये एक्चुअली मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है ये क्या होता है, इसमें क्या दिक्कतें होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारे साथ अंजलि जी है। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए और अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए एमएस पर। तो पूछिए, मैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले हमें अपनी लाइफ के बारे में बताएं, तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। जी, तो मेरा जन्म हालांकि हुआ था बम्बई में, पर उसके कुछ सालों बाद मेरे पिताजी का, क्योंकि जो जॉब है, जो नौकरी है, वो भंडारा नामक एक छोटे से टाउन में, जो कि नागपुर शहर जो है महाराष्ट्र का, उसके नजदीक पड़ता है गाँव। वहां पर मेरी सारी परवरिश हुई, मेरी एजुकेशन वहां पे हुई। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग मैंने अमरावती यूनिवर्सिटी से करी। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ और बचपन से ही मैं बहुत एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड रही हूँ। शुरुआत से ही मुझे कई लोगों ने ऐसे कहा है कि मेरे में एक अलग तरीके की उन्होंने एक्टिविटी और एनर्जी देखी थी। हालांकि तब ये समझ नहीं आया था कि देयर वर सर्टेन इश्यूज दैट टाइम एज वेल। मुझे बचपन से ही एक्चुअली हाइपर एक्टिविटी के अलावा कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं। स्पेशली मेरा इम्यून सिस्टम काफी वीक था, लेकिन तब इतना हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ना हमने सोचा था कि इसका कोई एक बड़ा कारण हो सकता है या इस वजह से मुझे भविष्य में कोई दूसरी दिक्कत आ सकती है। तो हम लोगों ने ज्यादा इसको सीरियसली लिया नहीं और मैं 18 साल तक, 19-20 साल तक मेरा सब कुछ रेगुलर चल रहा था। हालांकि उस दौरान में काफी बार बीमार वगैरह पड़ी, मुझे चक्कर आते थे, अजीब सी फीलिंग्स होती थी, तबीयत काफी खराब रहती थी मेरी हर साल, पर उस लेवल तक नहीं कि कभी इसको सीरियसली देखा गया। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग के मेरे फाइनल ईयर में थी, जब लास्ट ईयर था मेरा, 4था साल, उस दौरान मेरे एग्जाम के 1 महीना पहले ऐसा हुआ कि मुझे अपनी एक आंख से दिखना कम हो गया, धुंधलापन सा नजर आने लगा। और तब मुझे ये ऐसा लगा कि शायद ये किसी इन्फेक्शन के कारण हो रहा होगा या फिर मेरी आंखों में शायद कोई कचरा चला गया होगा, क्योंकि मेरी आंखों की नसें तब दुख रही थी। हालांकि वो इतनी नहीं दुख रही थी कि मुझे चिंतित होने की जरूरत हो, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने रियलाइज किया कि वो पेन जा नहीं रहा है और डे बाय डे, हर एक दिन बाद, वो विजन जो था मेरा, आई साइट जो थी, वो वीक होते जा रही थी और मेरा विजन ड्रॉप होता जा रहा था। उस दौरान फिर मैं एक आंखों के डॉक्टर के पास गई, एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, और तब उन्होंने भी मुझे सिर्फ दवाइयां और कुछ आई ड्रॉप्स दिए और कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, आप आ जाइएगा 3-4 दिन बाद फॉलोअप के लिए। लेकिन अभी यूजुअली साधारण सर्कमस्टेंसेस में हम ठीक हो जाते हैं,
क्योंकि दवाइयां शायद काम कर लेती है, लेकिन उस दौरान दवाई लेने के बावजूद भी मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा विजन वैसा का वैसा ही है, गिरता जा रहा है और कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन एक चीज उसमें और ये भी थी कि मेरे चेहरे पर या मेरे शरीर पर ऐसा कुछ अलग या दुर्लभ नहीं नजर आ रहा था कि कोई ये सोचे कि भाई मुझे कोई तकलीफ है या क्या मुझे कोई दूसरी बीमारी है या कुछ भी है, क्योंकि मेरी आंखों से भले ही रोशनी कम होती चली गई, लेकिन उस कारण चेहरे पर कोई एक डिफरेंस, एविडेंट डिफरेंस नहीं था। अब जब चौथे दिन जब मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी, उस दौरान ऐसा हुआ कि बाजू से ट्रक आ रहा था और मुझे नजर नहीं आया। मेरे साथ फॉर्चुनेटली उस वक्त मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे पीछे खींच लिया, वरना शायद एक दुर्घटना हो जाती। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरा विजन जो है वो उस लेवल तक गिर चुका है कि मुझे चीजें आजू बाजू के दिखना नजर नहीं आ रही है। और मेरे लिए और मेरे डॉक्टर के लिए और भी शौक की बात है कि उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई और जब उन्होंने मुझसे मेरी मेडिकल हिस्ट्री पूछी, तो ना मेरे साथ कभी कोई बचपन में एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हुई थी, ना मेरे खानदान में कभी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो वो भी बिल्कुल ही भौचक्के हो गए थे। वो एकदम कंफ्यूज थे, ही हैड नो आइडिया व्हाई इट इज हैपनिंग। तो उन्होंने फिर ऐसा किया कि मुझे कहा कि अंजलि एक काम करो, आपको जिस आंख से नजर आ रहा है उस आंख को बंद कर दो, और जिस आंख से आपको दिक्कत हो रही है ना देखने में उसे खुली रखिए, मैं टॉर्च जलाता हूँ, फिर आप मुझे बताइए आपको कितनी रोशनी नजर आ रही है। मैंने फिर जब उन्होंने आंख बंद करी और जब उन्होंने टॉर्च चालू करी, मुझे लग रहा था कि उन्होंने टॉर्च चालू ही नहीं की अब तक, और मुझे पूछ रहे थे नजर आ रहा है कुछ, मुझे ये तक नहीं समझ आया कि उन्होंने टॉर्च चालू भी की थी। तो इससे यही इंडिकेट हुआ कि मेरा विजन तब तक इतना जा चुका था कि मुझे लाइट तक सेंस नहीं हो रही थी। उस टाइम पर मेरे डॉक्टर थोड़े डर गए और उन्हें तब रियलाइज हुआ कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस है और कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानते। उस टाइम पे हालांकि उन्होंने एक चीज अच्छी ये करी कि उन्होंने मुझे एक स्पेशलिस्ट को रेफर किया, और इमीडिएटली उसी दिन जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई जिनको उन्होंने मुझे रेफर किया था, वो समझ गए कि मेरी दिक्कत क्या है, वो शायद जानते थे इस इशू के बारे में, उन्होंने मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया। और तब मेरे हॉस्पिटलाइज करने के पहले जो टेस्ट उन्होंने मुझसे करवाए थे, जिसमें से एक टेस्ट था MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें ये शब्द आया मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब मेरा डायग्नोसिस हुआ। और तब मुझे हफ्ता 10 दिन के लिए स्टेरॉइड्स पे रखा, हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा, और उसके 1-1.5 महीने बाद मेरा विजन वापस आया। अब मेरे लिए ये सबसे ज्यादा अनयूजुअल बात थी, मेरी फैमिली के लिए भी बहुत अलग थी, क्योंकि जिस तरीके से मेरा बचपन और जो मेरी लाइफ तब तक रही है, तब कभी भी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको उस लेवल पर जाके डैमेज करेगा, वो भी आपका विजन सडनली चला जाएगा। क्योंकि हम लोगों को लगा था इम्यून सिस्टम वीक है, उस वजह से दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब MS के बारे में हमने सुना पहली बार, तब ये हमें पता चला कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको हम शॉर्ट में MS कहते हैं, क्योंकि ये टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट है बहुत लोगों के लिए प्रोनाउंस करना, तो शॉर्ट में MS कहा जाता है इसे। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ये आपके ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में होता है और इम्पैक्ट करता है, जिस वजह से आपके शरीर का कोई भी अंग इससे प्रभावित हो सकता है। मेरे केस में विजन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ज्यादा करके केसेस में जब MS का डायग्नोसिस होता है, जब पहली बार लोग इस केस को जब MS का डायग्नोसिस करते हैं, तब विजन से ही शुरुआत होती है, ज्यादा करके केसेस में, सभी में नहीं। तो विजन लॉस या फिर डबल विजन से इसकी शुरुआत होती है, और फिर कुछ टेस्ट होने के बाद ही आपका पता लगाया जा सकता है कि ये MS है। उसमें भी आपको सही समय पर सही चिकित्सा और सही डॉक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट ही बता सकता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साथ डील करता है, कि ये कौन सी कंडीशन है। क्योंकि कई सारी आजकल नई से नई बीमारियां आप सुन रहे होंगे आ चुकी है, जो लोगों के समझ भी नहीं आती और जिसके बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो जब आपको पता चला और आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, तो इनिशियल थॉट्स क्या आए? हाँ, तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरी फाइनल ईयर था और मेरा मई में पेपर था। मुझे आज भी याद है, मेरी 5 मई से परीक्षा शुरू होने वाली थी और मेरा मार्च एंड में अराउंड 25-26 तारीख को ये शुरू होना, और मैं 1 अप्रैल को या अप्रैल में एडमिट हुई थी। उस टाइम पे बहुत टेंशन था कि पहली बात तो ऐसा क्यों हुआ, ये इसका कारण क्या हो सकता है, क्या मैंने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया एग्जाम का, या फिर मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, वापस भी आ पाएगी या नहीं, और ये क्या है, मतलब ये क्यों हो रहा है। और जाहिर सी बात है इसका भी टेंशन था कि मैं एग्जाम दे पाऊंगी या नहीं, क्योंकि उस दौरान जिस तरीके से मेरे आसपास के लोग बिहेव कर रहे थे, और मुझे ये बोलना मैं चाहूंगी जरूर यहाँ पे कि उस टाइम पे मेरे साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। सैडली मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इंजीनियरिंग के, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट उन्होंने ही मुझे किया। उन्होंने तो
मैं जब उनको मिलने गई थी, रिक्वेस्ट करने गई थी कि एग्जाम में मुझे बैठने दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे बार कर दिया था एग्जाम में लिखने से, क्योंकि मैं 1 महीना हॉस्पिटल में थी और उन्हें लगा नहीं था कि मुझे एक्चुअली कोई डिसेबिलिटी जैसी कोई चीज है, क्योंकि ये इनविजिबल है, ये समझ नहीं आ रही थी उन्हें। तो उन्होंने भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया। तब मेरे अंदर बहुत बड़ा डर था कि अब अगर मैंने नहीं दिया तो मेरे 3-3.5 साल की पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। और तब मेरे डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अंजलि आपको आराम की ज्यादा जरूरत है, आप एग्जाम ना दें। काफी प्रेशर था उस टाइम पर, डरी हुई तो थी क्योंकि पहली बार मैं सुन रही थी, मुझे पता नहीं था ये चीज क्या होती है और मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत नया था। और जब मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना और समझना शुरू किया तो और डर गई, क्योंकि इंटरनेट पे आप जो भी पढ़ते हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर के अलावा इंटरनेट ही सब बताता है उस टाइम पे, तो सब डरे हुए थे कि भाई ये तो लाइलाज है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता और क्या पता आगे मुझे फिर ये हो और फिर मेरा करियर ना खराब हो जाए, एग्जाम में मैं बैठ पाऊंगी या नहीं, और अगर मुझे लिखने नहीं दिया जाएगा तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। काफी डर था, काफी विचार थे, पर फॉर्चुनेटली धीरे धीरे चीजें सेटल होते गई। उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली एमएस मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, एक तरीके का वरदान है, और मैं उसको जो समझ रही थी अब मुझे समझ आ रहा है इतने सालों के बाद है, इट वाज ट्रूली समथिंग दैट आई गेस वाज अ blessing in disguise. So eventually you were given opportunity to complete your exams or not? Yes, I was. क्योंकि ये हुआ कि उस टाइम पर मेरे एचओडी ने ना मेरी माँ की अपील सुनी, ना मेरी, इनफैक्ट उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं जब उनके कैबिन गए। और फिर मैंने मेरे प्रोफेसर से बात किया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे प्रोफेसर जानते थे कि मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी, और शायद उन्होंने ही मिलकर मेरे एचओडी को कन्विंस किया और मेरे सारे पेपर्स भी प्रोड्यूस किए। फाइनली उन्होंने मुझे लास्ट मिनट अप्रूव किया एग्जाम में बैठने के लिए। हालांकि उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन मैंने मन लगाकर जितना हो सकता था पढ़ाई करके एग्जाम फिर भी दी। तब तक मेरा विजन 90% वापस आ चुका था। ग्रेट। तो आपने कहा कि ये ज्यादातर लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मैं एमएस बोलता हूँ ना, मुझे भी आसानी रहेगी और आपको भी। तो ये बताएं कि आपने इंजीनियरिंग की, आपने अभी एक शब्द यूज किया इनविजुअल है, ये जो विजुअल नहीं है ये डिसेबिलिटी, इनविजिबल है। करेक्ट। हाँ, इनविजुअल है। और किस तरह के चैलेंजेस आते हैं इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज में? इसका जिक्र तब भी हो रहा था जब हम इस टाइम में मिले थे। जी बहुत सारी दिक्कतें आती है दानिश जी, क्योंकि आप सोचें कि कुछ ऐसा जो कि लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि यूजुअली हम लोगों के यहाँ बोलते भी है ना, एक कहावत भी है, जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं उसको मेरी डिसेबिलिटी के साथ तो नहीं रिलेट करूंगी, पर अगर आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं पीछे से कि अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर को, या मेरे जैसे मैंने प्रोफेसर की बात करी, मेरे जैसे उन्होंने ये मानना ही उन्होंने नहीं समझा, उनको सच लग ही नहीं रहा था कि मेरा विजन गया था, जबकि मेरे हाथ में वो आईवी का नीडल लगा हुआ था उस टाइम पर, वो मानने को तैयार नहीं थे। तो राइट फ्रॉम द एजुकेशन, क्योंकि इसके इनविजिबल सिम्टम्स काफी है मेरा, तो ये विजन लॉस हो गया था। खैर वो तो पहला, जिसको हम आम भाषा में अटैक कहते हैं, क्योंकि एमएस का अटैक आता है आपको तब आपका डायग्नोसिस होता है, लेकिन इसके अलावा एक बार आपको रिलैप्स आ गया, आपको एडमिट कर दिया, उसके बावजूद भी इसके कई ऐसे लक्षण हैं जो जाते कभी नहीं है, जिंदगी भर रहते हैं। जैसे फटीग हो गया, थकान बहुत लगती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, बार बार पेशाब जाने को देखते हैं, क्योंकि आपको वो अर्ज होती है, पेशाब लगती है काफी। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा है कि आपको पेशाब आ रही है, लेकिन आप जाते हैं तो आप यूरिनेट नहीं कर पाते। वैसे ही हाथ पैर में झंझनी आना बहुत, और मुझे तो ये काफी होता है। उसके अलावा फिर चीजें समझने में दिक्कतें होती हैं, ठंडा गर्म समझ नहीं आता, कई बार हीट सेंसिटिविटी होती है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है, चीजें भूलने लगते हैं। इसके ऐसे कितने सारे ऐसे लक्षण हैं जो नजर बिल्कुल नहीं आते। अगर मैं आपको ये कहूं कि दानिश जी अब बस हो गया, मैं 5 मिनट से ऊपर बोल नहीं पाऊंगी, मैं बहुत थक गई, आपको शायद लगे नहीं मुझे देखकर या शायद मेरी आवाज सुनकर कि मैं थकी हुई भी हूँ, पर ये मैं जानती हूँ कि मुझे अंदर से कितनी थकान लग रही है ना। तो आप जब ये चीज लोग कन्विंस करके समझा नहीं पाते हैं, तो या तो लोग आपको गलत समझ लेते हैं, और या तो फिर उन्हें लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ बेनिफिट लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये बताएं कि आपने अभी बताया कि ये आपने इंटरनेट पे पढ़ा, ये क्यूरेबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात आपने ये भी कही कि आपकी आई साइट रिगेन किया आपने। जी, राइट। तो ये दोनों के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए कि एक तरफ आप कह रही हैं कि ये प्रॉपरली क्यूरेबल नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रही है कि आप रिगेन कर लिया आपने अपने। करेक्ट। सो ये अच्छा सवाल पूछा आपने दानिश जी, क्योंकि बहुत लोगों को है ना कंफ्यूजन एक्चुअली होती है। देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यूरेबल नहीं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो कंडीशन है जिस वजह से आपके कोई भी शरीर में प्रॉब्लम आती है, वो डिसफंक्शन हो जाता है। समय पर चिकित्सा ना मिलने पर वो परमानेंटली डिसेबिलिटी ला सकता है, और अगर समय पे मिल जाए, जैसे मुझे एकदम 11th आवर पे मिली, तो मेरा विजन आ चुका।
लेकिन जिस कारण से मुझे ये हुआ, जिस बीमारी की वजह से मेरा विजन लॉस हुआ, वो बीमारी क्योरेबल है। जैसे कि डायबिटीज है ना, डायबिटीज में हम इंसुलिन लेते हैं और मैनेज करते हैं, लेकिन क्या आप उसको हटा सकते हैं जड़ से? नहीं, उसको मैनेज करने के लिए आप ट्रीटमेंट लेते हैं। सही है। अब मैं आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस सिंपल शब्दों में बताऊंगी एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, इससे मेरे ख्याल से लिसनर्स और व्यूअर्स सब समझेंगे एग्जैक्टली ये क्या है। तो जैसे हमारे घरों में केबल वायर्स होती है, हर किसी जो भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें, बल्ब हो गया, फैन हो गया, हर एक का वायर होता है कनेक्टेड हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड से, करेक्ट। और हर एक वायर के ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है। डायरेक्ट तो आप कॉपर वायर देख नहीं पाते या महसूस नहीं कर पाते, जो आप महसूस कर पाते हैं वो होती है ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग ना, जो सॉफ्ट होती है। वो क्या करती है, वो अंदर की वायर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, करेक्ट। कि अगर मान लो कभी उसके बीच में स्कार लग जाता है या पानी गिर गया तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि वो उसका काम ही है अंदर की वायर को प्रोटेक्ट करना, ताकि जब आप स्विच ऑन करें तो इलेक्ट्रिसिटी स्मूथली फ्लो हो सके, उसके बीच में कोई बाधा ना आए। पर अगर वही वायर को आप काट देते हैं बीच में से, या छिल जाती है वो, तो आप कितनी बार बल्ब चालू करेंगे, बल्ब चालू नहीं होगा, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या तो फिर बल्ब चालू ही नहीं होगा। सिमिलरली हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं और जितनी भी नसें हैं, न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन तक जाती हैं, उन सब नसों के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम साइंटिफिक भाषा में माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ क्या करती है, आपके जो जितने भी नर्व्स है ना, उनके अंदर की चीजों को बचा के रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ताकि जब आपके हाथ में मैं चिमटी काटूं या आपको कोई गर्म बर्तन लगाऊं तो आप पटाख से हाथ पीछे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वही मैसेज आपके हाथ ने तुरंत आपके ब्रेन को भेजा और आपके ब्रेन ने तुरंत कमांड किया कि हाथ पीछे लो। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद क्योंकि आपके हाथों की नसें इंटैक्ट है, सही से काम कर रही हैं। पर वही अगर वो नस के ऊपर की वो प्रोटेक्टिव लेयर अगर डैमेज हो जाती है तो मैं आपके कितनी भी बार गर्म बर्तन लगा लूं, आप पीछे नहीं कर पाएंगे हाथ। क्यों? क्योंकि आपका हाथ ही वो मैसेज नहीं सेंस कर पाया कि कुछ गर्म लग रहा है, तो आपका ब्रेन कमांड नहीं कर पाया। तो इस वाली कंडीशन में यही होता है दानिश जी कि आपके शरीर के किसी भी अंग में अगर किसी भी अंग की माइलिन शीथ डैमेज हो जाए तो वो अंग डिसफंक्शन हो जाता है और परमानेंट डिसेबिलिटी तब आ जाती है जब अगर टाइम पे हमने इसका इलाज नहीं, इलाज से मेरा मतलब है ट्रीटमेंट देना, और नहीं। राइट। तो आपने कहा कि फटीग होना, यूरिनेशन की अर्ज होना, वीकनेस फील होना, ये कुछ आपने सिम्टम बताए एमएस। करेक्ट जी। लेकिन ये ऐसे सिम्टम है कि जनरली भी कई बार हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। जरूरी नहीं कि हमें एमएस हो, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है या हमें थकावट होती है। कैसे कोई डिटेक्ट करे कि वी मे बी सफरिंग फ्रॉम एमएस? करेक्ट। सो मैं आपको वापस से रिवाइंड करके अपने पहले स्टेटमेंट पर ले जाती हूँ, जहां मैंने कहा था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इन्वॉल्व्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इम्पैक्ट होता है। ब्रेन तो आपका पूरा बॉडी कमांड करता है, राइट? अब क्या होता है, अगर आपका एमएस डायग्नोसिस होना है तो एमएस के डायग्नोसिस के सिम्टम्स अलग होते हैं और एमएस होने के बाद जो आपको लक्षण आते रहते हैं वो अलग है। अलग से मेरा मतलब एक दूसरे से अलग नहीं, वो एक पीरियड के बाद आते हैं। ऐसा नहीं कि फटीग मुझे स्टार्टिंग से था, एक बार ही एमएस डायग्नोसिस हुआ और एमएस जब मेरे शरीर पे पूरी तरीके से छा गया तब मुझे ये सारे सिम्टम्स आने लगे। तो अगर किसी व्यक्ति को ये समझना है कि उसको एमएस है या नहीं, तो पहले तो जो उसके एक्चुअल सिम्टम्स जिसको कहते हैं ना इंडिकेटर्स, है ना, कि भाई ये मुझे हो रहा है। जैसे अगर हमें कभी चिकन पॉक्स होते तो हमारे हाथों पे पैरों पे चट्टे आने लगते, तब हमको रियलाइज होता है कि कुछ तो हो रहा है। तो अगर आपको कभी ऐसा हो कि सडनली आपको लग रहा है कि मेरे का विजन मेरा ड्रॉप हो रहा है, या और ये ग्रेजुअल होता है, अचानक से नहीं चला आता विजन आपका, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, कभी कभी आंखों के सामने कालापन आ जाता है और लोग बेहोश हो जाते हैं, लोगों को लगता है वो एमएस है। नहीं, वो एमएस नहीं है। धीरे धीरे ये डे बाय डे आपका विजन ड्रॉप होता है और ये बहुत अनयूजुअली होता है, मतलब समथिंग विच हैज नेवर हैपेंड टू यू बिफोर। और कई बार लोगों को डबल विजन होता है, इसमें चीजें दो नजर आने लगती है। कुछ लोगों की मुझसे मैंने ये भी सुना है कि मैडम विजन वीक हो गया था स्टार्ट में, पर 2-3 दिन बाद मैंने आराम किया और ठीक हो गया, लेकिन फिर मैंने वही 2 महीने बाद वो फिर से वो चीज हुई, लेकिन उस बार फिर वो ठीक नहीं हुई। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो जो एक्चुअली इंडिकेटर है एमएस का, आपको पता कैसे चले कि आपको एमएस है? तो ये सब होता है जबकि आपका सबसे बड़ा सिम्टम तो विजन लॉस और डबल विजन है इसका। अगर ये हो रहा है और ये पर्टिनेंट है, ये बहुत लगातार होते जा रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। चलने फिरने में दिक्कत ज्यादा हो रही है तो आपको 1-2 दिन आपको पैरों में ऐसा लगेगा कि कड़कपना है, झंझनाहट है, 2-3 दिन आराम करने के बाद शायद वो ठीक हो जाए, है ना। लेकिन उसके बाद
अगर आपको ऐसा लगता है कि यार 3-4 दिन के आराम के बाद भी मतलब चलना नहीं होता, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सिमिलरली कुछ सिम्टम्स अगर ऐसे हैं जहां आपको लग रहा है कि ये मुझे पहले नहीं हो रहा था, अब ज्यादा बढ़ने लग गया पिछले कुछ महीनों में, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। और यूजुअली हम डॉक्टर मतलब किसके पास जाते हैं, कोई भी जीपी हो जाता है, जो हमारा गली मोहल्ले में क्लिनिक्स होते हैं। अब उनको जल्दी से चीजें समझ नहीं आती है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है और अगर किसी डॉक्टर को फॉर्चुनेटली समझ आ गया तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो न्यूरोलॉजिस्ट ही बता पाएगा कि ये जो दिक्कतें आपको हो रही है एक्चुअली आपके ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपका ब्रेन थक जाएगा तो शरीर भी थक जाता है इवेंचुअली। तो फिर वो आपको कुछ टेस्ट करवाता है, उसके बाद एमएस का डायग्नोसिस होता है। हर सिम्टम को एमएस से जोड़ना समझदारी नहीं है, लेकिन अगर एक बार एमएस का डायग्नोसिस हुआ, क्योंकि उसमें वो जो एमआरआई टेस्ट करते हैं ना, उसमें वो आपके ब्रेन का स्कैन करते हैं और उस स्कैन में नजर आता है सफेद डॉट्स, व्हाइट डॉट्स होते हैं जिसको वो लोग लीजन्स कहते हैं। वो काउंट करते हैं, जितने ज्यादा लीजन्स उतना ज्यादा डरने की बात होती है, क्योंकि फिर उस हिसाब से वो बताते हैं कि एमएस कितना बढ़ गया आपके शरीर में। तो आप केमिकल इंजीनियर है या डॉक्टर है? आपको सारी टेक्निकल टर्म्स पता है, सब कुछ है, तो आपने प्रोफेशन तो नहीं ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर तो नहीं? नहीं, थैंक यू कहने के लिए। एक्चुअली यही सवाल मुझे मेरे डॉक्टर ने खुद पूछा था। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरे को बायोलॉजी में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो टर्म्स कुछ अच्छी से मुझे पहले समझती भी थी, और एमएस होने के बाद मेरा और खासा इंटरेस्ट बढ़ गया। और मुझे मैं तो जी कंप्लीट करें। नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ कि हर व्यक्ति अगर उन्हें स्पेशली अगर कोई कंडीशन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उसके बारे में पढ़े जरूर। हमें ऐसा कहा जाता है कि मत पढ़िए, दिमाग में बैठ जाएगा। खैर, ज्यादा पढ़ना डेंजरस होता है ना, किसी भी चीज की अति जो होती है वो खराब होती है। लेकिन अपने शरीर को समझना मुझे नहीं लगता कहीं से भी गलत है। अगर आपको कोई बीमारी या परेशानी है तो उसको सही से समझे, जरूरी है आपका समझना, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप लोगों को समझा कैसे पाएंगे, क्योंकि वो आप ही से शुरुआत होती है। जी, तो आपने केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, आपको पता चल गया, तो अभी आप वॉलंटरली जुड़ी हुई हैं एमएस की सोसाइटी ऑफ इंडिया से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो मीनवाइल आपने जॉब कुछ प्रोफेशनली भी कर रही हैं आप? काफी कुछ हो रहा है, मैं वही कह रही थी ना, इसीलिए क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग करी उसके बाद मैं 1 साल घर पे ही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि आप आराम करो। बहुत मुश्किल से एग्जाम्स देकर मैं घर आई थी और सब डरे हुए थे, तो 1 साल मैंने कोई जॉब नहीं किया। और एक ग्रेजुएट का 1 साल घर पे बैठना, मुझे यकीन है कि सब समझेंगे कितना डिफिकल्ट होता है। तो मुश्किल से 1 साल बाद मुझे जॉब मिल गई अच्छी खासी, लेकिन मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के हिसाब से काम कर रही थी, रिसर्च और डेवलपमेंट में। अब उसमें दिमाग बहुत खपाना पड़ता है, तो मैंने इंजीनियरिंग ही चूज करी आगे करने के लिए भी। पर जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, कंपनी ज्वाइन करी, उसके साथ मेरे को फिर से अटैक आया, फिर मेरी दूसरी आंख का विजन गया। तो जब ये साल भर के अंदर हुआ ना, तो मेरे डॉक्टर थोड़े मेरे लिए स्ट्रेस्ड हो गए कि अंजलि, इतनी यंग एज में इतना जल्दी होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें विजन लॉस हो और हर बार तुम्हें विजन वापस आ जाए एडमिट होने पर। क्योंकि अगर आप किसी एक लगी हुई चोट पर बार बार हथौड़ा मारेंगे तो एक पॉइंट के बाद में वो चोट रिकवर नहीं हो सकती। उस टाइम पर उन्होंने मुझे काफी सीरियसली कहा था कि थोड़ा आप कम स्ट्रेस लें, या फिर क्योंकि मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ, मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, वो मेरी गलती है, मैं शान नहीं मानती इस चीज को अपनी। पर तब मैंने रियलाइज किया कि भाई अगर रिसर्च और डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको काम करते ही रहना पड़ता है दिन भर, तब मैंने डिसाइड किया अपने लिए कि मुझे ये इंजीनियरिंग थोड़ा करियर अपना चेंज करना, और ये मेरा डिसीजन था। मैं इसके लिए एमएस को बिल्कुल दोषी नहीं मानती, मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने फिर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर का जॉब लिया, मैंने ब्रिटिश काउंसिल से इंग्लिश ट्रेनिंग में सर्टिफिकेशन हासिल किया है, और मैं 2018 से पढ़ा रही हूँ लोगों को एक एग्जाम के लिए, इसको हम IELTS कहते हैं, IELTS। और पंजाब और चंडीगढ़ एरिया में तो बड़ी फेमस ये एग्जाम, क्योंकि सबको कनाडा जाना है तो मैं उनके ही स्टूडेंट्स को ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाती हूँ। और साथ ही साथ मैंने उसी दौरान ये संस्था भी ज्वाइन करी, MS सोसाइटी की, वहां पे वॉलंटरली काम करना शुरू किया। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थी MS सोसाइटी पूना वाले चैप्टर की 2 साल तक। फिर मैंने नेशनल एडवोकेसी टीम ज्वाइन करी और एडवोकेसी करना शुरू किया, और अभी हाल ही में NCPEDP, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपल, उसकी मैं एक फेलो भी हूँ, जावेद अबीदी फेलो। तो मैं काफी सारी चीजें एक साथ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना पसंद है। हालांकि मैं इसका भी ध्यान रख रही हूँ कि मुझे जरा स्ट्रेस ना आए। जी बिल्कुल, ये फेलोशिप बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हमने काफी प्रमोट किया था, तो इट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव बाय NCPDP। जी, तो ये बताएं कि आप इंग्लिश ट्रेनर हैं, अब आपकी थोड़ी सी सोसाइटी के बारे में हम जानते हैं कि आपकी सोसाइटी क्या है, ये कैसे काम करती है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे बोलते हुए खुशी हो रही है कि ये एकमात्र भारत की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि MS के लोगों के लिए काम करती है, जो MS से ग्रसित है।
खैर मुझे पीड़ित और ग्रसित बोलना फ्रैंकली पसंद नहीं, पर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो माफ करिएगा। तो हमारे देश में ये एक रेयर डिजीज है, हालांकि आंकड़े बताते हैं कि शायद कुछ सालों में ये रेयर नहीं रहेगी, और जैसे मैंने कहा कि ये इनक्योरेबल है। तो बात ऐसी हो जाती है कि इसके बारे में अवेयरनेस ना होने के कारण ट्रीटमेंट कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा है और ये इनक्योरेबल है, तो लोगों को इसके बारे में बोलने में डर लगता है, बाहर आने में डर लगता है, और हेल्प तब छोड़ ही दीजिए, फिर तो हेल्प आपको शायद मिले भी नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली ही एक पॉइंट के बाद में चीजें समझ नहीं पाती है और काफी दिक्कतें आती हैं। तो ये संस्था जो है 1985 में हमने एस्टैब्लिश करी थी ताकि हम जितने भी पर्सन्स विद MS है इंडिया में उन सबके वेलफेयर के लिए काम करें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने से हमारा अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट, हर वो चीज जिससे उनकी लाइफ आसान हो सके, हर वो चीज जो जिसकी वजह से वो हंसे मुस्कुराएं और एक कम्युनिटी, एक फैमिली जैसे रहे, ताकि वो एक दूसरे का सहारा बन सके। हमने हर वो चीज करने की कोशिश की है, चाहे आप उसमें आप मेडिकल रीइंबर्समेंट्स की बात करें, गेट टुगेदर्स हो गया, पिकनिक हो गए, इवेंट्स हो गए, वो हम बाकी दूसरी संस्थाओं की तरह ही करते हैं का। लेकिन जो एक दो चीजें हैं जो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है जो हम करते हैं, वो ये है कि MS के बारे में सही जानकारी हमारी संस्था आपको देती है। क्योंकि अगर आज भी आप इंटरनेट पर गूगल करेंगे तो कई लोग ऐसा देखते हैं, उसमें वर्णन जो होता है MS का वो इतना भयावह होता है कि लोग व्हीलचेयर पर हैं और ये आपको डिसेबल्ड कर देता है, इससे आपको ये हो जाता है, वो हो जाता है। खैर ये कुछ कंट्रीज में सेम है, इंडिया में रेयर है, बाकी कंट्रीज में काफी ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है। तो लोग ये समझ नहीं पाते उस टाइम पर, क्योंकि आपको एकदम डायग्नोसिस नया नया हुआ रहता है कि भाई ये तो उनकी कंट्री में दिक्कतें हैं, इसलिए उनकी लाइफस्टाइल की वजह से उनकी ये शायद उनकी कंडीशन डिटीरियरेट हुई है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये भी करता है कि आपको सही जानकारी देता है। हमारे जितने भी 9 चैप्टर्स हैं, MS सोसाइटी ऑफ इंडिया के आज 9 चैप्टर्स हैं, दिल्ली, बैंगलोर, पूना, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर और त्रिवेंद्रम, यहाँ पे हमारा प्रेजेंस है। और हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, यूथ विंग भी बनाया है हमने कि यंग लोगों का एक अलग से हम लोग ग्रुप इसलिए भी क्रिएट किया क्योंकि वो लोग आज का दौर का जो यूथ है वो खुल के बोलता है चीजों को। हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं जो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कुछ भी, उनको सिर्फ हमसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या कुछ चाहिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि वो जो हमसे मांगे हम उनको वो हर तरीके की सुविधा दे पाए, इवन इफ दे वांट अ शेल्टर हो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे की कंडीशन इतनी खराब हो गई है और बेड रिडन है, हमको उसके लिए कोई शेल्टर होम चाहिए। हालांकि हम लोग कोई एक चीज नहीं करते, हम लोग हर वो चीज देने की कोशिश करते हैं जो हमारे हमारे जो जितने भी पेशेंट्स विद MS है, पर्सन्स विद MS है, वो मांगे। उसके अलावा हम लोग एक इंटरनेशनल फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, MS इंटरनेशनल फेडरेशन, MSIF, जो कि UK में स्थित है और उसकी 48 मेंबर कंट्रीज है और इंडिया भी उसमें से एक है। तो MS इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ जुड़कर हमको ये फायदा जरूर होता है कि जो भी रिसर्च हो रही है MS पे आज के डेट में, जो भी नया हो रहा है MS पर, वो जानकारी MSIF तक आती है, तो भारत में भी आती है क्योंकि हम उनकी मेंबर कंट्री है। तो रिसोर्सेज जो भी हैं, इंफॉर्मेशन ही नहीं बट उसके अलावा जो भी नए रिसोर्सेज हैं, दूसरी MS की संस्थाएं दूसरे देश में क्या कर रही हैं, वो सब हम लोगों तक लेके आते हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगी दानिश जी, सिर्फ पर्सन्स विद MS के लिए नहीं, हम उनके केयर गिवर्स का भी उतना ही ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, और मैं इसको बैड लाइट में नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत प्राउडली कह रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी दैट लिव्स विद दैट, द एंटायर फैमिली हैज टू लिव विद इट। और ये दुख की बात नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत प्राउड की बात है, इस लोगों ने खुल के ये चीज करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग केयर गिवर्स को कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि ये उनका फर्ज है शायद, या फिर वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, लेकिन उनके लिए कौन लड़ता है, उनके लिए कौन कहता है। तो मुझे बोलते हुए बहुत खुशी है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन केयर गिवर्स के लिए भी उतना ही उनका सपोर्ट करती हैं जितना हम अपने पर्सन्स विद MS के लिए करते हैं। उनके लिए भी उतनी ही सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं जितना कि पर्सन्स विद MS को दिया जाए। आप लोगों तक कैसे पहुंचते हैं और लोग आपके तक कैसे पहुंचते हैं? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि ये बेस्ड है अवेयरनेस पर। अवेयरनेस इसकी इतनी लो है कि मुझे तक खुद नहीं पता था कि MS सोसाइटी ऑफ इंडिया बोल के कोई ऑर्गेनाइजेशन पे, जबकि मेरा डायग्नोसिस 14 में हुआ और मैंने ज्वाइन किया 2018 में। सोचिए 4 साल तो मुझे ये, और ऐसे नहीं कि मुझे पता करने में दिक्कत हुई, मतलब ये डिजीज ही पहली बात तो इतना अनयूजुअल है कि जब आपको शुरू में पता चलता है ना तो लोग डर जाते हैं, लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना। जब वो अपनी फैमिली में डिस्क्लोज नहीं करते तो फिर आप भूल ही जाइए कि वो कोई संस्था के बारे में ढूंढेंगे भी, फिर किसी अनजान व्यक्ति को बताना भी चाहेंगे, रजिस्टर भी करवाना चाहेंगे। तो हम लोग इतना ये कोशिश जरूर करते हैं कि हम इसकी अवेयरनेस काफी करें। जैसे एक माध्यम तो आप ही का चैनल हो गया,
उसके अलावा जो जीपी सेंसिटाइजेशन है, हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट को भी बोले कि आपके पास अगर कोई एमएस का व्यक्ति आए तो आप उसको हमारी संस्था के बारे में बताएं, अगर वो चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। और एक बाकी जो जीपीज होते हैं, जो ये डॉक्टर्स जो छोटे छोटे क्लिनिक्स में बैठते हैं, हम उनका सेंसिटाइजेशन भी करते हैं, क्योंकि पहली बार आप जब बीमार पड़ते हैं, आपको कुछ भी होता है, आप भागते हुए उन्हीं के पास जाते हैं। तो उनको पहले ये सेंसिटाइज करवाना कि एमएस बोलकर एक बीमारी है जो कि न्यूरोलॉजिकल है और जो कि यूजुअली यंग लोगों में पाई जाती है सबसे ज्यादा, इन दी एज ग्रुप 20 to 30, और इसमें भी 60% आर विमेन। सो अगर आपके पास कोई बच्ची या बच्चा अनयूजुअल सिम्टम्स के साथ आए तो आप प्लीज इसमें ये चीजों का ध्यान रखें और उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजिए। उसके अलावा हम लोग दूसरी संस्थाओं के साथ भी जुड़ते हैं, दूसरे एनजीओज के साथ, जहाँ पे हम उनको बताते हैं ये कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये करती है। और ऐसा हुआ है कि हमको दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने कुछ एमएस के पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे पास एक बंदी आई थी, उसको एमएस था, हमने आपके साथ जुड़वा दिया। तो ये हम ऐसा करते हैं। और दूसरे लोग किस तरीके से जुड़ते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, हमारे सोशल मीडिया चैनल हो गए, हम लोग उस पर रेगुलरली पोस्ट वगैरह करते हैं। वहां उसके थ्रू हम लोग जो बाकी एमएस के लोग हैं, जो लोग वोकल होकर अपना चेहरा दिखाते हैं और बोलते हैं, हम उनके वीडियोस वगैरह डालते हैं, उससे हमको हिम्मत मिलती है, तो वो हमको डायरेक्टली मैसेज करते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारी वेबसाइट हम लोगों ने कोशिश की है कि हम वैसी रखें कि कोई भी इंसान को कोई भी इन्फॉर्मेशन फीड करने में झिझक ना हो। तो हम लोग 2-3 सिंपल सवाल डालते हैं और वो लोग हमको कनेक्ट कर लेते हैं और हम लोग फिर उनको कॉल लगाते हैं, बात करते हैं, काउंसलिंग की लोगों की मदद की आज तक आपने, और डेटा है क्लोज टू 3000। और यस, वेरी बिग नंबर, particularly when it is rare disease. yes. तो आरपीडी एक्ट में क्या ये इंक्लूड है डिसेबिलिटी, जो 21 डिसेबिलिटीज है, अगर है हाँ. तो किस तरह के बेनिफिट्स एक्ट के माध्यम से एमएस के पेशेंट्स को दिए गए हैं? थैंक यू दानिश ये सवाल पूछने की, क्योंकि मैं तड़प रही थी इसका जवाब देने के लिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एमएस को ऐड किया गया 2016 में। अब आप सोचिए, हमारी संस्था 36 साल पुरानी है। ऑफ कोर्स अवेयरनेस कम थी और शायद लोगों को पता नहीं था, इसीलिए इसके बारे में जल्दी से एक्शन लिया नहीं गया। बट 2016 में मल्टीपल स्क्लेरोसिस को अलग से कैटेगरी दी गई अंडर क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, और सिर्फ एमएस ही नहीं, उस टाइम पे पार्किंसंस को भी ऐड किया गया। बेनिफिट्स तो बाकी डिसेबिलिटीज की तरह हमें भी मिलते हैं, पर दुख की बात यह है कि वो बेनिफिट्स पाने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है, जो कि है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी, वो हमें आसानी से नहीं मिलता। और वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैव इनविजिबल सिम्टम्स, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी 2014 में, हो सकता है मेरी उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो मुझे 40% दे दें, पर मेरा विजन वापस आ गया। वो कहेंगे आप तो अच्छी खासी दिखती है मैडम, क्योंकि अगर आप अदरवाइज मुझे देखें बाहर, तो कोई मुझे बोल नहीं पाएगा कि मुझे कोई डिसेबिलिटी भी है, क्योंकि मेरी इनविजिबल है, मेरी हिडन है। और जैसे मैंने बोला, ये ज्यादा करके युवाओं में पाई जाती है, और इसका जो पहला अटैक आता है, जो भी होता है, शुरुआत के जो कुछ साल होते हैं ना, उसमें विजिबल नहीं होती है डिसेबिलिटी। तो अगर ऐसे में अगर मेरे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना, शायद मैं अप्लाई भी कर दूं स्वावलंबन वेबसाइट पे जाके, मैं डिक्लेयर कर दूं मुझे एमएस है। बट द मोमेंट आई गो टू द हॉस्पिटल, दैट टू आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना है, उन्होंने कहा है, क्योंकि प्राइवेट में तो होता नहीं है। मोस्टली आपको न्यूरोलॉजिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहाँ मिलेंगे आपको न्यूरोलॉजिस्ट? असेसमेंट पैनल में एक न्यूरोलॉजिस्ट का होना जरूरी है, पर हमारे देश में न्यूरोलॉजिस्ट की इतनी कमी है कि जब एक पर्सन विथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जाता है अपने असेसमेंट के लिए, जांच के लिए, वहां वो इंसान व्यक्ति बैठे नहीं होते हैं, और दुर्भाग्यवश हमें ये समझा जाता है कि हमें कोई दिक्कत है नहीं, हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हकदार नहीं है, लायक नहीं है, और हमें मना कर दिया जाता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है मैडम। लेकिन वही अगर मैं मेरे न्यूरोलॉजिस्ट का लिखा हुआ लेटर ले जाऊं जो कहता है कि अंजलि को प्रॉब्लम है और इसको मिलना चाहिए, तो वो लोग मानने भी नहीं करते, क्योंकि उनको चाहिए कि कोई एक रिकॉग्नाइज्ड न्यूरोलॉजिस्ट से आए। और जैसे कि मैंने कहा, मोस्टली न्यूरोलॉजिस्ट आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। तो ये एक गैप है जिसमें जो असेसमेंट गाइडलाइंस है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, जिसमें असेस किया जाता है डिसेबिलिटी के लिए एक पर्सन विद एमएस को, वो बिल्कुल इंक्लूसिव नहीं है। उसमें बिल्कुल फटीग, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, टिंगलिंग, नमनेस, मोबिलिटी और लोकोमोटर इशू भी ऐसा नहीं है कि आपको वैसे चलना है जैसा वो देखना चाहते हैं। अब अगर मैं लंगड़ के चलूं तो शायद उन्हें विश्वास हो, लेकिन मैं क्यों झूठी तरीके से दिखाऊं वो चीज? तो अगर मुझे दिक्कत है, मैं उनको कैसे साबित करूं? मेरा फटीग वो कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि उस वजह से मेरी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे मेरा जॉब अगर स्विच करना पड़ा तो वो इसीलिए क्योंकि मुझे फटीग बहुत होता था, मैं स्ट्रेस उस लेवल का ले रही थी, उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई, जिस वजह से मुझे अल्टीमेटली अटैक आया
जिसने मुझे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिसेबल किया। अब वो चीजें आप कैसे समझाएं इनको, और उस कारण आपको सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन विद एमएस, मतलब मैं आधे भी नहीं कहूंगी दानिश जी, मैं ये भी नहीं कह सकती कि उन 3000 में से 50% लोगों के पास है, मुश्किल से 10% लोगों के पास में सर्टिफिकेट होगा, मुश्किल से। क्या इसके ऊपर काम चल रहा है, एडवोकेसी हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। एमएस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इस पे काम किया था। इनफैक्ट हम लोगों ने दो बड़े बड़े कैंपेन्स किए। एक 2020 में किया जिसका नाम हमने रखा था रीअसेस एमएस, और इसके लिए हमने पेटिशन और लेटर भी दिया, और ये हम लोगों ने आईसीएमआर को भी दी थी, मिनिस्ट्री को भी जाके दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हमने उनको कहा भी कि आप प्लीज असेसमेंट गाइडलाइंस को रिविजन के लिए डालें। और हमने उस रिकमेंडेशन में दानिश जी अपने मन से कुछ नहीं लिखा, हमारी संस्था ने कुछ मन से नहीं लिखा। हमारी संस्था के पास में एक साइंटिफिक एंड एडवाइजरी बोर्ड है, एक पैनल है न्यूरोलॉजिस्ट का, भारत के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट उस बोर्ड के मेंबर्स हैं 5 से 6। हमने उन्हें कहा कि आप बताएं कि इन सारे इनविजिबल सिम्टम्स की असेसमेंट कैसे हो सकती है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो सरकार मानेगी नहीं, जब डॉक्टर्स कहेंगे तो मानेंगे, कि हमने रियलिस्टिक अप्रोच रखा वहां, जो चीजें हो सकती है इम्प्लीमेंट। हालांकि हमने वो उनको दे के 1-1.5 साल 2 साल हो चुके हैं, हम फॉलोअप तो जरूर कर रहे हैं, हमें कहा जा रहा है काम होगा, पर फिलहाल तो हमें वो होता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा। हो सकता है आने वाले कुछ समय में शायद उसके नतीजे कुछ निकले। उसके अलावा हमने एक और कैंपेन किया 2021 में, जिसका नाम था नंबर्स मैटर कैंपेन। मुझे खुशी है बताते वक्त कि मैंने ही एक्चुअली वो कैंपेन में जो पिटिशन थी मैंने ही स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने सरकार से नेशनल रजिस्ट्री की मांग की थी। क्योंकि जब हमने ये रीअसेस कैंपेन किया ना दानिश जी, हमने उस टाइम पे थोड़ा भावुक होकर कर लिया कि असेसमेंट गाइडलाइंस में जगह नहीं है, लेकिन फिर सरकार ने हमसे पूछा भाई कितने लोग हैं आपके पास जिनको ये दिक्कत है। अब भाई कायदे से तो भारत सरकार के पास होने चाहिए आंकड़े, पर नहीं है, किसी भी डिसेबिलिटी का आंकड़ा नहीं है उनके पास। तो हमने सोचा कि आंकड़े नहीं होंगे तो पॉलिसीज कैसे बनेंगी, अमेंडमेंट्स कैसे होंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि आप 2000 लोगों के लिए अपनी पूरी पॉलिसी अमेंड कर दें। तब हमको रियलाइज हुआ कि हमें एक मांग करने की जरूरत है जो सरकार ने करनी चाहिए, और हमने अपने एंड से भी करी। मैं आपको दोनों इनिशिएटिव्स बताऊंगी, जिसमें मैंने एक change.org पर एक लास्ट ईयर जुलाई में एक पिटीशन चालू की, जिसमें मैंने मांग करी कि भारत सरकार के पास एक नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए ऑन पर्सन्स विद एमएस। दे मस्ट स्टार्ट अ रजिस्ट्री, जिस पर आईसीएमआर ने काम करना शुरू कर दिया है। वो लोग कोलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन डिसेबिलिटीज के ऊपर, लेकिन वो डेटा कब आएगा, कैसे आएगा, कब अमेंडमेंट होगी वो पता नहीं। और उसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि अगर हम सरकार पे छोड़ देंगे तो चीजें शायद लेट हों, इसलिए हम ही ने क्या किया, हमारी ही संस्था ने जून 2021 में एक इनिशिएटिव लिया, और मेरे को बहुत गर्व है बोलते वक्त कि हमने एक क्राउड सोर्स्ड इंडिया एमएस मैप लॉन्च किया। क्राउड सोर्स से मेरा मतलब है कि आपको खुद एक पर्सन विद एमएस, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, उस वेबसाइट पे जाए जो है www.indiamsmap.org, www.indiamsmap.org। उस साइट पे आप जैसे क्लिक करते हैं, आपको बस 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आपका नाम और आपकी उम्र और आपको एमएस क्या है और आप कौन सी सर्विसेज अवेल करते हैं। जब आप वो करते हैं तो आप खुद इस इंडिया के मैप में रजिस्टर हो जाते हैं। तो कल को यदि हमें कोई भी एडवोकेसी इनिशिएटिव लेना है ना, तो हमें अब जाके सर्वे नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास वो मैप है, उस पर डेटा है, हम सीधे वो मैप का लिंक दे देंगे। आप वो जैसे लिंक पे जाते हैं ना, आपको एक्चुअली पूरा आंकड़े सामने आ जाते हैं, कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, कितने लोगों को किस तरीके की दिक्कत है, उसमें महिलाएं और पुरुष कितने हैं। लेकिन एक चीज है जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं, उसको एक्सेसिबल बनाना उस वेबसाइट को, क्योंकि हम चाहेंगे कि इस इनिशिएटिव का लाभ हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिले। पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, कोई भी हो गया, जो एक्सेस कर सके। और ये हमने क्रॉस डिसेबिलिटी नेटवर्क बना के ही सीखा दानिश जी, और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि शायद ये चीजें और डिसेबिलिटी के बारे में इतनी अवेयरनेस मुझे भी नहीं थी जब मुझे एमएस हुआ। इस संस्था के द्वारा ही जब मैंने अटेंड किए बहुत सारी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में समझ पाई कि बहुत चेंज लाने की जरूरत है। और हमारी कोशिश यही है एमएस सोसाइटी में कि हम हर तरीके से इंक्लूसिव हो, हर चीज के लिए एक्सेसिबल हो। इसीलिए मैं अपने शो में चिल्लाता रहता हूं कि जब भी सेंसस आता है आप अपनी डिसेबिलिटी को डिस्क्लोज करें, उसे छुपा के मत रखें, ताकि जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, वो नंबर बेस पे बनती हैं। जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उसे अवेल करें। तो आप तो बहुत जबरदस्त काम कर ही रही हैं अंजलि जी। थैंक यू। अरे कितनी सारी पॉलिसीज है दानिश जी जिसमें हमारा
नामो निशान नहीं है। चाहे एम्प्लॉयमेंट कोटा की बात कर लें आप, 4% एम्प्लॉयमेंट कोटा, उसमें तो खैर ब्लड डिसऑर्डर्स भी नहीं है, इनविजिबल डिसेबिलिटीज में ब्लड डिसऑर्डर भी आता है। फिर इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हमें कवर नहीं करती। जो करती है वो प्री एग्जिस्टिंग एमएस को नहीं करती। प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि अगर आज मुझे एमएस हो गया और मुझे कल पॉलिसी लेनी है तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि वो लोग कवर नहीं करते। अगर मुझे शुरू से पॉलिसी ले रखी है और फिर एमएस हुआ तो क्रिटिकल इलनेस कवर में शायद मुझे कवर कर भी दी, लेकिन सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है जो प्राइवेट, उसमें एमएस नहीं होता हर इंश्योरेंस पॉलिसी में। वैसे ही निरामया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें भी हमें जगह नहीं दी गई है। तो कई सारी ऐसी पॉलिसीज और स्कीम्स हैं, इनफैक्ट प्रोविजंस और बेनिफिट्स हैं भारत सरकार के अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इटसेल्फ, where persons with multiple sclerosis are not counted and are left behind. And I guess it's high time कि हम एक साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाएं और सिर्फ एक ही डिसेबिलिटी नहीं, हर डिसेबिलिटी के हक के लिए लड़ें। और जैसे आपने डेटा के लिए बोला है, बिल्कुल डिस्क्लोज करें, क्योंकि डिसेबिलिटी हमारे कंट्री में एक स्टिग्मा है, चाहे वो हिडन हो या विजिबल हो, लोगों को बताना नहीं होता है। वो नहीं चाहते इस चीज को शेयर करना, डिस्क्लोज करना, और उस कारण से वो ये नहीं समझ पाते कि एक इंसान के चुप रहने से कितने लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, मैट्रिमोनी में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरे पास तो पूरी कहानी है बताने के लिए, इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें ज्यादा करके महिलाओं में पाई जाता है, वो भी यंग एज में। तो हमारे घरों में तो पहले ही कह दिया जाता है कि भाई चुप करके रहना है, आपको ज्यादा बताना नहीं, क्योंकि आप एकदम अच्छे खासे दिखते हो और आप ये चीज छुपा के रखो, कुछ होना नहीं है, आपका भविष्य बहुत अच्छा है, ज्यादा सोचिए नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम आज के दौर के लोगों से बात कर रहे हैं तो भाई आज के दौर के लड़कों ने भी इतना ओपन माइंडेड होना जरूरी है कि वो चीजों को सही से समझे। लेकिन एक चीज का मुझे बहुत दुख होता है दानिश जी, पता है क्या, कि कितना ही इंसान पढ़ा लिखा हो गया ना, तब भी वो अगर कोई चीज समझना चाहेगा ना तो वो गूगल ही करेगा। मतलब अगर मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो मैं चाहूंगी कि आप मुझसे पूछें कि क्या एमएस है, क्योंकि मेरा अनुभव ही शायद आपको सही से समझा पाएगा चीजों को। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट्स एवरी पर्सन डिफरेंटली, नो पर्सन विद एमएस इज द सेम। आपको एमएस के जितने 3000 लोग हैं ना, आप सबसे मिल लीजिए, एमएस सभी को है, सिम्टम्स शायद सभी को हो सिमिलर, पर सिवियरिटी अलग हो सकती है। हो सकता है मुझे थकान शायद उतनी ना लगती हो एमएस में जितनी मेरी दूसरी सहेली को लगती है। तो अगर आप किसी भी डिसेबिलिटी को सही से समझना चाहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप हर चीज इंटरनेट पे या फिर कहीं आपने पढ़ लिया या सुन लिया उस पर रिलाई ना करें, उस व्यक्ति से समझे चीजों को। और यही आती है शादी के टाइम पे बात कि चुप करके रहना पड़ता है। फिर हमें तो लगता है कि हमें सच्चाई से रहना चाहिए, हमें बता देना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद होता यह है कि लड़के इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं और फिर वो कहते हैं हमसे ये होगा नहीं। खैर मैं उनको दोष भी नहीं देती, क्योंकि मैं भी क्या बोलूं कि उनकी मर्जी है आफ्टर ऑल। और फिर एक बात ऐसा भी होता है कि इवेंचुअली विद एज एमएस प्रोग्रेस होता है कई बार। Did you face any discrimination in this regard? एब्सोल्युटली, लाइक मेरे पास इतनी स्टोरीज है। मैंने एजुकेशन में तो बता ही दिया मैंने कैसा डिस्क्रिमिनेशन सहा। मैंने तो वर्क प्लेस पे भी सहा है, मेरे बॉस ने तो डिस्क्रिमिनेट किया है मुझे, जहाँ पे मैंने उनको 1000 बार बोला कि सर आप वो मुझसे डबल शिफ्ट करवाते थे एक ही दिन में। वो कहते थे आप सुबह आइए 4 घंटा काम करें, वापस जाइए, फिर शाम को आइए। उन्होंने कई दफा कहा सर मुझसे नहीं करवाइए आप, मुझे एमएस है। उन्होंने ग्रांटेड लिया, क्योंकि मुझे देखकर या सुनकर कोई बोलता नहीं ना कि मुझ में कभी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने माना ही नहीं। मैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच गई, और हॉस्पिटल पहुंच गई तब उनको रियलाइज हुआ कि सीरियस है। और मुझे बोलना शायद नहीं चाहिए, लेकिन मेरे वो एम्प्लॉयर के पास वो खुद एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था, उनका खुद एक बच्चा था जिसको ऑटिज्म था, और वो खुद लॉयर है। तो मेरी उम्मीद थी कि वो इस चीज को लेकर थोड़े सेंसिटिव होंगे, वो नहीं हुए। मैं हॉस्पिटलाइज हुई दानिश जी, मैं 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बॉस ने मेरे वो 2 हफ्ते में, उनके कारण मैं हॉस्पिटल थी, वो पूरे 2 हफ्ते की सैलरी काटी तो काटी। मुझे वो सैलरी, आई वॉज द लास्ट पर्सन इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव माई सैलरी फॉर दैट मंथ। इतना तक किया उन्होंने, इतना उस लेवल तक डिस्क्रिमिनेट किया। इवेंचुअली मैंने छोड़ दी वो ऑर्गेनाइजेशन, पर उन्होंने बहुत एक लिमिट तक बहुत खींचने की कोशिश करी। टेकन फॉर ग्रांटेड यूजुअली लिया जाता है। और क्या है ना, विथ वुमेन, आई डोंट नो if I will be sounding incorrect, politically incorrect or so to many people here, पर मुझे ऐसा लगता है कि in our society ना, women with disabilities are also expected to outperform. मेल से तो होती है उम्मीद कि भाई उनको सब देखना है, घर भी चलाना है, ये करना है। आई थिंक औरतों से भी ये उम्मीद की जाती है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपने घर भी संभालना है, आपको जॉब भी उतनी अच्छे से करना है। तो आउट परफॉर्म करने के एक्सपेक्टेशन में क्या होता है ना, हम वुमेन भी सोचते हैं कि नहीं हमें भी खरा उतरना है, और हम बोल नहीं पाते, आवाज उठा नहीं पाते, वहीं हम गलत करते हैं।
आवाज उठाने से मेरा मतलब नहीं कि आप मोर्चा निकालें, पर बी वोकल। एंड इट इज वेरी सैड कि मैंने जितने लोगों से कॉन्वर्सेशन किए हैं, यंग लड़कियों से, वो कहते हैं नहीं मैम मुझे नहीं डिस्क्लोज करना है, मेरी शादी होनी। मैंने कहा देखिए, डिस्क्लोज करने का मेरा मतलब ये नहीं कि आप ढिंडोरा पीटे, पर एटलीस्ट उस व्यक्ति को जरूर बताएं जो जानना डिजर्व करता है। जैसे अगर मैं एक कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ तो शायद मैं मेरे सिर्फ मैनेजर को बताऊंगी, मुझे क्या जरूरत है पूरे कंपनी में ढिंडोरा पीटने की ना। तो वो समझदारी भी व्यक्ति में होनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हर लेवल पर हुआ है, मेरी फैमिली में मेरे साथ हुआ है, मैरिज के लिए तो हुआ है डेफिनेटली। मुझे तो ये मेरे फैमिली मेंबर्स ने स्ट्रेट बोला था, मुंह पर धमकी देकर, कि अगर आपने अपनी जबान खोली, हम आपके लिए लड़का ढूंढ के ला रहे हैं, अच्छा लड़का है, आप बात करें, आप उनसे शादी करें, और आप अपने बारे में, आप एमएस के बारे में बताएंगे नहीं। जब मैंने कहा कि नहीं मैं तो बताना चाहूंगी, तो उन्होंने कहा जिस टाइम अगर आपने मुंह खोल दिया हम पीछे हट जाएंगे और हम ही कह देंगे कि आपने हमसे झूठ बोला। मतलब आप सोचिए, हमारे रिलेटिव्स हमको ये कह रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। और मैंने, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है दानिश, इट इज द स्टोरी ऑफ मैनी। यस। अभी आर यू मैरिड और अनमैरिड? नो, आई एम हैप्पीली अनमैरिड। मुझे कोई पूछता है ना, मैं हैप्पीली अनमैरिड ही कहती हूँ। आई वांट यू टू बी मैरिड। हाँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप भी सफर करें जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग, मतलब आप तो फिर ना मेल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, दोनों तरफ मेरी बीवी भी सेम बोलती है ना। चलिए, थैंक यू सो मच अंजलि जी बात करने के लिए। अब ये बता दीजिए हमारे लिसनर्स को कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहें, या उनके नोन में कोई है एमएस, अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरे सारे लिसनर्स को मैं कहूंगी, कृपया करके आप किसी भी डिसेबिलिटी, चाहे आप जिस डिसेबिलिटी की जरूरत नहीं, कोई भी कंडीशन है, अगर आप जानना चाहते हैं, प्लीज इंटरनेट पर रिलाय ना करें। या तो किसी एक डॉक्टर से, प्रोफेशनल से पूछें। अगर बहुत ही हो जाता है कि नहीं समझ आता, व्यक्ति से पूछें। और तीसरा सोर्स आपका इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपको एमएस के बारे में जानकारी चाहिए और जुड़ना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.mssocietyindia.org। वहां पर अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, आप मेंबर बनना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, आपको वहां पे ही हमारे कॉन्टैक्ट अस या गेट इन्वॉल्व के टैब में जाके आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको अदरवाइज हमसे जुड़ना है, जहां पे आप जानना चाहते हैं कि हम क्या क्या चीजें करते हैं, तो हमारा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल है। इंस्टाग्राम पर आप हमको @MSSocietyIndia के नाम से देख पाएंगे। ट्विटर पर भी हमारा अकाउंट है MS Society of India, और लिंक्डइन पर भी है। उसके अलावा फेसबुक पर भी हमारा पेज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से। हमारे कई सारे, जैसे मैंने कहा, 9 चैप्टर्स हैं। आप जिस भी चैप्टर या राज्य से जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। नॉर्थ से अगर आप है तो फिलहाल हमारा सिर्फ दिल्ली में प्रेजेंस है। जरूर जुड़िए, वहां के सेशंस में और इवेंट्स में जाइए। और यदि आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दानिश जी, क्या मैं दे सकती हूँ? आप सिर्फ अपनी ईमेल आईडी शेयर कर। जी, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहें तो आप मुझे लिख सकते हैं ईमेल अंजलि व्यास ANJALIVYAS 828@gmail.com। आप मुझे इस पे संपर्क कर सकते हैं यदि आप कुछ भी जानना चाहें। बाकी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स और वेबसाइट पर आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अंजलि जी हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत ही प्यारे तरीके से लिसनर्स को जागरूक किया इसके बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें बताया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, क्या चैलेंजेस हैं। और मैं समझता हूं कि आपने बोला कि आपको हो सकता है इस इंटरव्यू के दौरान भी काफी थकावट हुई हो, लेकिन आपने इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कोई थकान नहीं थी। थैंक यू सो मच दानिश जी मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सम मोर सेशंस एंड कन्वर्सेशंस विद यू। थैंक्स अ लॉट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। एब्सोल्युटली। तो लिसनर्स, आज हमने बात की अंजलि व्यास जी से, जो महाराष्ट्र से हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया से वो जुड़ी हुई हैं, पेशेंट एडवोकेट हैं। अपनी ईमेल और वेबसाइट उन्होंने बताया है। लोगों को जागरूक करें। अगर कोई आपके आसपास एमएस का पेशेंट है तो आप जरूर उन्हें इनके साथ टाई अप करवाएं। जब भी आपको कोई एमएस का पेशेंट मिले जहां उसके बारे में कन्वर्सेशन हो, तो बी सेंसिटिव, उसके ऊपर बात करें और अपनी डिसेबिलिटी के साथ साथ दूसरी डिसेबिलिटीज के हक के लिए भी लड़िए और अवेयर रहिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी फिर किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। जुड़े रहिए रेडियो उड़ान पर, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक